वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस आपकी जो नई किताब है उसका चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमिना का अब हम देखने वाले हैं आगे का पार्ट। हम काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का मतलब है, देखिए ट्रांसफ़र का ही क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को पहुँचाना, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफ़र होता है तो यही ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो गया। सिंपल सा ये हम समझेंगे। अब ये जो एक्टिविटी 12.4 है ना, इसमें ना हम लोगों को फिगर देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि हमें ना एक ग्लास का जार लेना है। उस ग्लास के जार के ऊपर आपको एक कार्डबोर्ड रख देना है, मतलब उसको कवर कर देना है एक गत्ते से। फिर क्या करना है, उस गत्ते में ना एक होल करना है और उस होल में आपको एक एल्युमिनियम का पतला तार डाल देना है। ठीक है, आपने ग्लास का जार लिया, उसमें एक ऊपर गत्ते से कवर कर दिया, उस गत्ते में एक होल करके आपको एक तार डाल देना है। उस तार में क्या करना है कि इस तरीके से ये दो एल्युमिनियम की पिनें लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो रिफ़िल होती है ना, इस चैप्टर में ना रिफ़िल की बड़ी ज़्यादा यूज़ करी गई है। तो रिफ़िल को आपको ना बहुत तेज़ घिसना है ताकि उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। फिर उस रिफ़िल को आपको यहाँ पर ले जाना है इस तार के पास। अब आप देखेंगे जैसे ही आप रिफ़िल को, जो कि आपने चार्ज की थी घिस के, इस तार के पास ले जाएंगे, ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ना, ये वाला जो था एल्युमिनियम के छोटे छोटे से पीस थे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब भी कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, वो कब करता है, जब चार्जेस सेम होते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि ये वाला चार्ज जो हम लोगों ने किया है, इस की हेल्प से, ये जो रिफ़िल है इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इस तार को दिया और इस तार से ट्रांसफ़र हो गया ये एल्युमिनियम की पतली पतली फॉइल में, यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो यही हम लोगों को ये बात बताई गई है कि एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, ये जो एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स है ना, इन्होंने रिसीव किया सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड रिफ़िल थ्रू द पेपर क्लिप। ये जो थी ना, ये पेपर क्लिप थी। पेपर क्लिप जो है वो किसी मेटल की ही बनी हुई होती है। तो पेपर क्लिप पे हम लोगों ने चार्ज दिया, तो इस पेपर क्लिप पे टंगी हुई जो एल्युमिनियम फॉइल्स थी ना, उनमें चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। क्यों? क्योंकि भाई मेटल गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है, द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। अब देखो, चार्ज क्योंकि सिमिलर थे इसीलिए जो स्ट्रिप्स थी इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। चार्ज अगर ऑपोजिट होते तो ये स्ट्रिप्स अट्रैक्ट हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ। अब ये जो पूरी की पूरी डिवाइस बनाई है ना हमने ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस को देखने के लिए, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बन गया है। तो सच अ डिवाइस can be used to test whether an object is carrying a charge or not. This device is known as electroscope. तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये देखने के लिए कि कोई चीज़ में चार्ज है या नहीं है। कोई चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज है या नहीं है, किससे टेस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से टेस्ट किया जाता है। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. तो हम लोग को ये भी पता लगा, अगर एक मेटल का कंडक्टर हो तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज को पास किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर मेटल कंडक्टर, है ना, कंडक्टर है तो उसमें चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब टच द एंड ऑफ अ पेपर क्लिप जेंटली। अब आपको फिर से इसी एक्टिविटी पे जाना है कि ये जो पेपर क्लिप था ना, ये पेपर क्लिप या फिर आप मेटल कह देंगे इसको, इस पेपर क्लिप को अगर आप हाथ से छू लेंगे, अभी तक तो आपने चार्ज एक ऑब्जेक्ट से छुआ था, यानी कि जो रिफ़िल थी जो कि आपने चार्ज करी थी घिस घिस के, उससे छुआ था। अगर आप इसको हाथ से छू देंगे ना तो सारा का सारा चार्ज ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान, ह्यूमन भी एक कंडक्टर है। हम धरती पर, ज़मीन पर खड़े होते हैं और हम सारा का सारा चार्ज जो है ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द foil strip. They come back to
द ओरिजिनल स्टेट। यानी कि अगर आप हाथ से छू लोगे ना इसको तो जो ये पेपर क्लिप दूर हो गई थी ये फिर से पास में ही आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई हैं। The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. ठीक है, तो वो डिस्चार्ज हो गई हैं अर्थिंग की वजह से। अब ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और अर्थिंग इस्तेमाल की जाती है हमारे घरों में, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसमें अर्थ वायर लगाई जाती है ताकि हमें शॉक ना लगे। अगर शॉक लगने की कंडीशन आए तो सारा चार्ज अर्थ की तरफ को पास ऑन हो जाए। तो यहाँ पर यही हम लोगों को बताया गया है। ये एक्टिविटी 12.4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है और ये देखा है कि किस तरीके से चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है और अगर हम अर्थिंग करते हैं तो चार्ज पूरा ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। अब देखिए, अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज हो जाता है ना तो अगर अर्थ वायर होती है, अर्थिंग की हुई होती है तो शॉक नहीं लगता। अब ये लाइटनिंग की स्टोरी। लाइटनिंग होता है बिजली का कड़कना। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ना आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना लाइटनिंग से रिलेटेड तो छोटा सा साइड में आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले जो बादल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, नीचे वाले बादल निगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये दोनों टकराते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे से टकराते हैं और बिजली कड़कती है। अब कैसे होता है अच्छे से हम लोग समझते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब जैसे हम लोगों ने रबिंग करी थी है ना, हाथ भी रगड़ो तो भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है। अब लाइटनिंग भी हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म, जब तूफान आता है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। तो जब तूफान आता है तो एयर करंट यानी कि हवा ऊपर की तरफ जाती है और बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं। दीज विगरस मूवमेंट का मतलब होता है ये बहुत ही तेज़ जो मूवमेंट होती है, कॉज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है और पानी नीचे की तरफ आ रहा है। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इससे क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये सब तो हमें समझ में आया है, बट एक्चुअल ना रियलिटी में ना कोई भी साइंटिस्ट अभी तक ये डिस्कवर नहीं कर पाया है कि एक्चुअली जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है। हमने सिर्फ रफ आइडिया लगाया है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो जितना हम लोग को समझ में आया है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड। तो जो अपर एजेस ऑफ द क्लाउड होते हैं यानी कि जो क्लाउड का ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और निगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट होते हैं लोअर एंड ऑफ द क्लाउड्स पर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं क्लाउड में ऊपर साइड और नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं नीचे साइड। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज। अब जब बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेटेड चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow। अब बहुत ज़्यादा चार्जेस इकट्ठा हो गए। अब एयर आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे बोलेंगे कि एयर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नहीं भाई, अगर एयर गुड कंडक्टर होती ना तो कोई इंसान बिजली से करंट ही लगता रहता हम लोगों को हमेशा। नहीं, तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बहुत ज़्यादा चार्जेस को झेल नहीं पा रही है। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलते हैं तो वो तो ना बिजली कड़कती है, इस तरीके से बिजली हमें कड़कती हुई दिखाई पड़ती है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कैसे, मतलब पहले दो चार्ज इकट्ठा हुए और फिर वो चार्ज भड़म भड़म करके एक तरह से बिजली कड़क गई और वो पूरा डिस्चार्ज, वो चार्ज जो हुआ था वो सारा चार्ज बाहर निकल गया, वो डिस्चार्ज हो गया। तो यही है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इसमें हम लोगों को क्या समझना है, डायग्राम समझना है कि अपर एरिया पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, लोअर एरिया पे
निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिल जाते हैं ना, तो ग्राउंड के पास मतलब हमें आसमान में जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो बिजली कड़कती हुई दिखती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड में हो सकता है, क्योंकि अपर वाले क्लाउड सारे के सारे पॉजिटिव हैं, है ना, लोअर वाले क्लाउड सारे के सारे निगेटिव हैं। तो इनका जो डिस्चार्ज है इनके 2 क्लाउड्स के बीच में हो सकता है या फिर क्लाउड और धरती के बीच में भी हो सकता है। आज तो हम लोग नहीं डरते हैं ज़्यादा बिजली जब कड़कती है तो, क्योंकि हमें फिनोमेना पता है, साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से सबको समझाने के लिए कि बिजली कड़कती है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो हमारे पूर्वज थे ना, उनको ऐसा लगता था कि अब भगवान ने हमारी गलतियों का जो है हमें रिजल्ट मिल रहा है और अब हम पे कहर बरसेगा। तो बिजली कड़कने से हमारे एंसेस्टर्स बहुत डरते थे। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यानी कि जो बिजली है ये नुकसान तो पहुंचा सकती है हमें, इसलिए हम लोगों को कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है कि लाइटनिंग क्या होती है, पहले तो हमने ये देख लिया और फिर उसके बाद लाइटनिंग सेफ्टी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लाइटनिंग यानी कि जब बिजली कड़क रही हो, थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान आ रहा हो, नो ओपन प्लेसेस सेफ, कोई भी खुला इलाका सेफ नहीं होता है ऐसे एरिया में। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब आप भड़म करके आवाज़ सुनते हैं ना बादल की, जब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, उसके बाद बिजली कड़कती है, तो आफ्टर हियरिंग द थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ अ सेफ प्लेस। तो आपको ना सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए और जब तक मौसम ठीक ना हो जाए आपको कहीं पर किसी सेफ प्लेस पर ही रहना चाहिए, खुले एरिया में नहीं रहना चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, कोई घर या कोई बिल्डिंग एक सेफ प्लेस है। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अब अगर कार से बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपने विंडोज़ बंद करी हुई हैं कार की, या फिर आपने अगर मतलब विंडो और अगर दरवाज़ा आपने बंद किया है ना, तो आप सेफ़ हैं, क्योंकि अर्थिंग वगैरह की जाती है सारे व्हीकल्स में, घरों में। अब डूज एंड डोंट्स है थंडरस्टॉर्म की, जब तूफान आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर अगर हो तो ओपन व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ओपन व्हीकल ना मतलब कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी या फिर ओपन कार, ये सेफ़ नहीं होती है क्योंकि उन पर बिजली गिर सकती है। ओपन फील्ड जैसे कि जो ऊँचे ऊँचे पेड़ होते हैं या फिर पार्क में जो टिन लगी होती है ना, शेल्टर्स, या फिर जो ऊंचे उठे हुए एरियाज़ होते हैं, उसमें लाइटनिंग के स्ट्रोक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा चांस किसका होता है, जो ऊंचे एरिया होते हैं, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पेड़, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए या फिर ऊंचे ऊंचे शेड हो गए। तो लाइटनिंग से बचने के लिए हमें हमेशा बिल्कुल नीचे एरिया में होना चाहिए या फिर घर के अंदर होना चाहिए, तो वो हमारी लाइटनिंग वगैरह से प्रोटेक्ट होती है, हमारी जो छतें होती हैं, घर होता है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या थंडरस्टॉर्म के टाइम पर आप लोगों को छाता लेकर के जाना चाहिए। तो छाता नहीं लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसे करके जैसे छाता होता है ना, छाते के ऊपर एक और छाते के अंदर भी काफ़ी सारी मेटल की चीज़ें होती हैं, वो बिजली को अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कड़कती बिजली को। इसलिए छाता लेकर के तूफान जब आ रहा हो तो नहीं जाना चाहिए, जब बहुत बिजली कड़क रही हो तो। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो जो छोटी हाइट के ट्रीज़ हैं ना, उन पे शेल्टर लीजिए, क्योंकि बिजली सबसे पहले ऊंचे पेड़ पर आकर के गिरती है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे अवे फार फ्रॉम ट्रीज़। अगर कोई शेल्टर नहीं है और आप बिल्कुल खुले एरिया में हैं, तो फिर आप इस तरीके की पोजीशन में बैठ जाइए, सर नीचे करके अपनी बिल्कुल हाइट को एकदम दब करके बैठ जाइए इस टाइप से, और पेड़ों से और बाकी जगहों से दूर रहिए। ग्राउंड पे लेटिए मत, लेटने की बजाय इस तरीके से स्क्वाट की पोजीशन में आप लोग आ जाइए, अपनी नीज़ को मोड़ करके। इसलिए फिर आप, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा टारगेट रहेंगे बिजली के गिरने के लिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, घर के अंदर हैं तो जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं, जैसे कि टेलीफोन के वायर्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, मेटल के पाइप हो गए, ये सब जो हैं इनसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। थंडरस्टॉर्म के टाइम पर इनका कांटेक्ट नहीं करना चाहिए इनसे। मोबाइल फ़ोन्स और कॉर्डलेस फ़ोन्स जो हैं वो तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, खैर आजकल तो कॉर्डलेस फ़ोन्स ही आते हैं। हाउएवर किसी को कॉल करना, पर्सन को मोबाइल फ़ोन से भी या फिर कॉल रिसीव करना, ये सही नहीं होता है जब भी तूफ़ान आ रहा हो। तो
ठीक है। नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे समय पर, और तूफान आ रहा हो तो नदी में भी नहीं तैरना चाहिए जाकर के। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इन सबको भी अनप्लग कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइटनिंग की वजह से ये फूक भी सकते हैं। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो पहले ज़माने में तो बिजली गिरती थी बहुत ज़्यादा, अब तो पता है लाइटनिंग कंडक्टर्स घरों में लगाए जाते हैं और अर्थिंग की जाती है, क्योंकि अगर बिजली गिर भी गई तो लाइटनिंग कंडक्टर की मदद से ना नीचे ज़मीन में वो चली जाती है। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of building during its construction। जब घर बनाते हैं तो इस तरीके से मेटेलिक रॉड लगाई जाती है। One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground। The rod provides easy route for the ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। आपने देखा होगा घर में इस तरीके से छतों पे लगे हुए होते हैं और उसका कनेक्शन पूरा ज़मीन के नीचे तक होता है, ताकि अगर बिजली गिर भी जाए तो वो सारी की सारा ज़मीन के नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंड। घर में जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं ना जो दीवारों में हैं वो सब प्रोटेक्ट करती है, वैसे हम उन्हें छुए ना, नहीं तो उनमें बिजली आ रखी होगी तो अगर आप छुएंगे तो आप पे भी कंडक्ट हो जाएगी। जब थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो किसी भी मेटल की चीज़ को छूना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने ये लाइटनिंग वाला पार्ट देख लिया है। जो अर्थक्वेक वाला जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट वो हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।